छात्रों, हम सभी लोग कल अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं, अनुकरण अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, अधिगम की विधियां क्या हैं, इन सब पे चर्चा की है। आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम अंतरण क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण क्या है। स्थानांतरण शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। शायद ये हिंदी का थोड़ा सा शब्दकोश है, आप लोगों ने समझे, लेकिन अगर ट्रांसफर कह दिया जाए तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे ट्रांसफर होता है। इसी को ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जो हमने सीखा है, जो भी हमको जानकारियां हैं, जो भी हमने अधिगम किया है, वो ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे उसका अंतरण होता है, कैसे स्थानांतरण होता है, ये इस अध्याय का एक प्रश्न है जो इस तरह से पूछा जाता है कि अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है, तो ये भी इसका मुख्य अंग है ये प्रश्न। तो आप नोट करिए, अधिगम अंतरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो पहले ये समझें कि अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये इसकी परिभाषा क्या है ये? जब हम कोई कार्य किसी परिस्थिति में सीखते हैं और वह सीखा हुआ ज्ञान, वह सीखी हुई विधा जब हमें किसी दूसरी परिस्थिति, दूसरे कार्य करने में जब हमारी मदद करती है या हमें अवरोध उत्पन्न करती है, ये दोनों परिस्थितियों को हम जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अर्जित ज्ञान का उपयोग जब किसी अन्य विषय में कर दिया जाए, जो पहले हमारे अनुभव हैं उसको हम यहाँ आगे आपको हम बताएंगे। जैसे अगर आपने गणित के सवाल समझे हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे आप किसी जोड़ जानते हैं तो आपने किसी दुकान पर आपको जाना हुआ और वहां आपने कहा कि हमको 2 किलो दाल दे दीजिए, 3 किलो आटा दे दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए। ये सब सारी चीजें आपने परचेज किया, तो आपने पहले सीखा है कि इनका आपने मूल्य पूछा, उसने बताया चीनी इतने रुपए किलो, तो 2 किलो का दाम कितना हुआ। तो जो आप पहले आपको ज्ञान था वो आज यहाँ पंचूरन की दुकान पर, बिसातवाना की दुकान पर या कहीं अन्य जगहों पर जहां आपको जोड़ घटाने और गुणा भाग की आवश्यकता हुई, ये वहां आपकी मदद कर रहा है। वो ज्ञान पहले जो आपने अर्जित कर लिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। जैसे एक परिभाषा सोरेंस की है। सोरेंसन ने दिखा है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थितियों में अंतरण है। वही साफ है, इनकी परिभाषा भी उसी तरह की है। ये इनकी लैंग्वेज कह रही है कि हम जब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर कार्य करते हुए हम जब जो भी अर्जित करते हैं ज्ञान, जो भी हमारी आदतें पड़ जाती हैं, उनको हम दूसरी परिस्थितियों में जब प्रयोग कर लेते हैं, तो वही जो है अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, जैसा प्रश्न में कहा गया है, अधिगम अंतरण के कई प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने डिसाइड किया है। मुख्य रूप से तो अधिगम अंतरण जो है 3 प्रकार का माना गया है। जो मुख्य 2 प्रकार के अधिगम अंतरण हैं, एक जो है मुख्य है और एक गौण है। मुख्य में 3 प्रकार के, नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अंतरण। मुख्य रूप से 3 अधिगम अंतरण है, सकारात्मक, नकारात्मक, जिसे आप ऋणात्मक कह सकते हैं, और शून्य अंतरण। आइए देखते हैं सकारात्मक अंतरण क्या होता है। पूर्व में सीखा गया ज्ञान नया सीखने में जो सहायता करता है, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। सकारात्मक या यूं कहिए आपके धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक अंतरण। गणित की क्रियाओं का ज्ञान गणित सीखने में, साइकिल चलाकर स्कूटर चलाना, गणित सीखकर विज्ञान सीखना, ये सब सारी चीजें सकारात्मक अंतरण में आती हैं। दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं कह सकते हैं कि जब पूर्व का ज्ञान या पूर्व की आदतें
या पूर्व में जो कुछ भी हमने सीखा है वर्तमान में हमारी मदद करें सीखने में, तो ये क्या कहा जाता है? ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक या धनात्मक अंतरण करते हैं, धनात्मक अंतरण। और सीधे है इसके विलोम नकारात्मक अंतरण। हिंदी सीख करके आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तमाम समस्याएं पैदा होंगी। हिंदी का शब्दकोश दूसरा है, आपने याद किया है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई आदमी स्कूटर चलाता है और उसको मोटरसाइकिल दे दी जाए तो वहां भी वो परेशानी में पड़ता है, क्योंकि स्कूटर के गियर्स जो है वो हाथ से लगते हैं और मोटरसाइकिल के पांव से लगते हैं। तो मोटरसाइकिल चलाने वाले को स्कूटर, स्कूटर चलाने वाले को मोटरसाइकिल, दोनों परिस्थितियों में निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। वो बार बार गियर जब चेंज करने की बात आएगी तो स्कूटर वाला हाथ से ट्राई करने का प्रयास करेगा, हाथ से ट्राई करेगा, और जो पैर वाला है, जो मोटरसाइकिल चलाता है, वो पैर से स्टार्ट करें। तो ये दोनों परिस्थितियां जो है अपने आप में अपोजिट हैं, विलोम में है, इसलिए इसको जो है नकारात्मक। तो क्लियर हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक, नाम से ही स्पष्ट है। और ये क्या होता है? शून्य अंतरण, कोई प्रभाव नहीं होता है। जो पहले आप सीखे हुए हैं न तो जो है वो सकारात्मक प्रभाव डालता है न नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको आर्ट साइड के कोई सब्जेक्ट पढ़ने हो तो न तो वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा, न आपकी कोई मदद करेगा, और न ही आर्ट साइड के सब्जेक्ट सीखने में आपको कोई परेशानी पैदा करेगा। जैसे कोई आदमी गणित पढ़ ले, गणित पढ़ने के बाद सामाजिक विज्ञान पढ़े, तो क्या मतलब होता है? सामाजिक विज्ञान का नया ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो पहले जो गणित का ज्ञान है न तो आपको सामाजिक विज्ञान सीखने में मदद करेगा और न ही सामाजिक विज्ञान सीखने से आपको रोकेगा, व्यवधान पैदा करेगा। तो ये तो मुख्य अंतरण है अधिगम के। अधिगम के मुख्य अंतरण कितने हैं? 3, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। और अन्य जो प्रकार हैं वो है क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण क्या है? पूर्व में सीखे गए ज्ञान का अंतरण उसी के समान परिस्थिति में, स्कूटर चलाकर, मोटरसाइकिल का कार चलाकर मारती, ये सब सारी चीजें उसी में क्षैतिज होती हैं, हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्व अंतरण, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान हमें ऊंचाई पर, उन्हीं परिस्थितियों में ऊंचे चीज को सीखने में मदद करे। जैसे ये कहा जाता है, आप लोग जब साइकिल सीख लिए होंगे तो कभी कभी गांव में या कहीं आपके परिवार में, पास पड़ोस में होता है, अरे अब साइकिल चला लिए हैं आप तो निश्चित है मोटरसाइकिल चला लेंगे। तो ये ऊर्ध्व अंतरण होता है। हैंडल संभाल लिया साइकिल का, आप हैंडल संभालिए, या बगैर गियर की गाड़ी अगर आप चला लिए तो निश्चित है कि गियर वाली गाड़ियां भी आप संभालेंगे। तो बगैर गियर वाली गाड़ी चला करके जब आप जो है गियर वाली गाड़ियां चलाने लगे तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ऊर्ध्व अंतरण का है। और लास्ट है द्विपार्श्विक अंतरण। इस पे जो है मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स, मूलर लॉयर, हम आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। और इन हायर एजुकेशन जब आप इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन स्तर पर जाएंगे तो वहां आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा, द्विपार्श्विक अंतरण। बाएं हाथ से आप जो लिखते हैं वो दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं, दाहिने हाथ से जो लिखते हैं वो बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। तो द्विपार्श्विक अंतरण इसे कहा जाता है कि जब शरीर के एक भाग द्वारा सीखा गया ज्ञान शरीर के दूसरे भागों में बढ़ जाए तो वही है कि दाएं हाथ से लिखना और फिर बाएं हाथ से लिखना। तो इस तरह से जो है ये द्विपार्श्विक अंतरण है। तो ये सब मिलाकर के 6 प्रकार हैं, जिसमें 3 मुख्य है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, और 3 गौण भी हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक अंतरण। ये क्लियर हो गया छात्रों? अब आगे देखिए, अब जो इसमें बनता है वो होता है अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या है? वक्र। वक्र कहां बनता है? ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, अब यहाँ यूज नहीं हो रहा है। हाई स्कूल में आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ की कापियां आती हैं, उस पर
0x0y बना करके ग्राफ तैयार करते हैं। जैसे बार डायग्राम बनाना हो, दंडा आरेख कि कितनी पूंजी आगे हुई, भारतवर्ष कितनी जनसंख्या 2017 में थी, 2018 में कितनी हुई, 19 में, ये सब जो बार डायग्राम, ये सांख्यिकी की चीजें हैं, वो गणित में प्रयोग होता है। तो अधिगम का वक्र बनता है और जो प्रगति को समझाता है कि कितनी अधिगम में प्रगति हुई। तो अधिगम वक्र को ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं और उसी को ही अधिगम वक्र कहते हैं। ग्राफ पेपर पे बनता है। आप प्रयास करके देखेंगे, हमने जो चित्रों के माध्यम से या उसको बनाया है और वैसे ही आप ग्राफ पेपर पर एक बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से होता है। तो अधिगम वक्र की परिभाषा क्लियर हो गई। प्रगति, जब अधिगम की प्रगति को ग्राफ के द्वारा, सीधी सीधी परिभाषा है कि जब अधिगम की प्रगति को ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है ग्राफ पेपर पर, तो उसे ही अधिगम वक्र कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए अधिगम वक्र के प्रकार। यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 नंबर के सवाल में पूछ देते हैं, अधिगम वक्र को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है, रेखीय चित्र द्वारा स्पष्ट करिए। तो ये कभी कभी 2 नंबर के सवालों में पूछा जाता है, तो इसके लिए इसको ध्यान में रख करके इस पे ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। बहुत सरल चीज है, केवल आप एक बार ग्राफ पेपर पे बना दें तो केवल प्रकार जान जाइए। और हमने ग्राफ पेपर पर बना करके आपको दर्शाया भी है, वो जब अपलोड होगा तो आप देखेंगे। और अगर नहीं मिल पा रहा है आपसे ये कंटेंट, हमारा वीडियो नहीं आप देख पा रहे हैं, तो साइकोलॉजी बाय एसपी सर करके अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, हमारा एक चैनल है, तो उस पर ये सारी चीजें, ये सारी मटेरियल्स और सारे हमारे जो ऑडियो वीडियो चल रहे हैं सब आपको मिल जाएंगे। जब भी आपको फुर्सत मिले, अगर आप करंट नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारा एक चैनल है साइकोलॉजी बाय एसपी सर, आप डालेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आपको तुरंत जो है सारी जानकारियां और ये सारे मटेरियल्स जो हम यहाँ आपके लिए तैयार किए हैं, आपको वहाँ जो है उपलब्ध हो जाएगा, वो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए अधिगम वक्र के प्रकार पढ़ें कि कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। एक होता है उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र और सरल रेखीय। 4 प्रकार के वक्र होते हैं। कौन कौन से? उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित और सरल रेखीय। साइकोलॉजी विद एसपी सर पे आप जो है सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। तो पहले आप उन्नतोदर वक्र को देखिए। उन्नतोदर का है उन्नत और फिर नीचे अदर, माने उन्नतोदर 2 शब्दों से मिलकर। पहले आप सीखना चाहें कोई चीज तो आपकी उन्नति बहुत तेज है। एक दिन में आपने 26 अक्षर सीखना शुरू किया तो 20 ठुक सीख लिए, और 6 अक्षर सीखने में आपको जब धीरे धीरे कठिनाइयां होने लगती है तो वक्र जो है पहले सीधा जाता है और फिर इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ये शो करता है ग्राफ पेपर पर कि शुरू में तो इनकी अधिगम अच्छी थी, मात्रा इन्होंने अच्छा जो है अधिगम की मात्राओं को बढ़ा करके रखे, लेकिन बाद में इनकी सीखने की गति जो है प्रभावित हुई और प्रतिदिन शक्ति नीचे चली गई। ये उन्नतोदर है। नतोदर क्या है? प्रारंभ में घटती है, जस्ट नतोदर उत्तरोदर का उल्टा बन जाएगा, उसमें ऐसे बनेगा सीधे और इसमें ऐसे बन जाएगा। तो पहले नीचे रहती है, ये 1 प्रयास 2 प्रयास 3 प्रयास आप करेंगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब जो है देखेंगे आप जो है नतोदर वक्र का ये देखेंगे कि अभ्यास और प्रयास एक तरफ है, एक तरफ अधिगम की मात्रा दिखाई गई है। और उसी तरह की इसमें ग्राफ में भी बनाया गया है। तो पहले शुरू में देखिए इसमें बताया गया है, पहले धीरे धीरे थी, 1 2 3 4 प्रयास तक धीरे थी, फिर बाद में जो है ऊपर की तरफ उठती गई, फिर नीचे झुकने का नाम ही नहीं लिया। और सेम वही इसमें विलोम है उसका कि पहले तो ज्यादा तेज बढ़ी लेकिन बाद में नीचे की तरफ झुकती गई। ये क्लियर हो गया। अब तीसरी जो है वो है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र क्या है? इसमें अधिगम की गति कभी बढ़ती है, कभी घटती है, फिर कभी बढ़ जाती है, फिर कभी घट जाती है। तो दोनों का मिक्सचर, कभी घटना कभी बढ़ना, इस तरह से जो है होता है। तो इसे जो है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। कभी अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हैं और कभी जो है नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो बढ़ता है और घटता है, इस क्रम में
इसको मिश्रित। आप जो है जब पेपर देखेंगे हमारे मटेरियल्स को, उसमें मिला गया है, दिखाया गया ग्राफ पेपर पर कि धीरे है, फिर बढ़ा है, फिर धीरे है, फिर बढ़ा है, और फिर जो है बढ़ा है, फिर धीरे झुका है, फिर रुका है। इस तरह से जो है मिश्रित है, मिक्सचर्स करके बना है। सरल रेखी वक्र क्या है? सरल माने सीधे सीधे, आप जान ही रहे हैं। सरल रेखी जो है एक ही गति में, जितना आपने पहले प्रयास में सीखा उससे ज्यादा दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, एकदम सीधी रेखा में, ऐसे 0x 0y पर आप सीधी रेखा में सीख लेंगे और पूरा जो है वो सरल रेखी वक्र होगा। तो इस तरह से 4 प्रकार के वक्रों की यहाँ जो है व्यवस्था की गई है, और ये 2-2 नंबर के सवाल में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो है लघुत्तरी के लिए है और अति लघुत्तरी के लिए, और इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए। और कभी कभी वो पूछते हैं कि चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, तो हमने इसमें जो है चित्रों का समावेश कर दिया है और चित्र जो है बनाए गए हैं, इससे आपको समझने में जरा सा भी मैंने देखा ग्राफ पेपर में बनता है, वैसे इसी तरह से अति लघुत्तरी प्रश्न में आता है अधिगम का पठार। पठार शब्द आपने सुना होगा, पर्वत पठार पढ़े होंगे आप। प्लाट्यू अंग्रेजी में कहते हैं। पठार सुने? पर्वत और पठार का नाम सुने? कठोरता, स्पीड ब्रेकर बनता है, आप सड़कों पर देखे होंगे। आपकी स्पीड तेज जा रही है और आगे लिखा है कृपया धीरे चलें, आगे जो है अवरोध है। तो आपकी अब ये किस चीज पे 2 तक है कि आप जो है आपकी स्पीड रुकनी चाहिए, रुक गई। तो इसी तरह सीखने के में मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज आता है सीखने का पठार। तो सीखने का पठार क्या है, पहले इसको सुन लीजिए। पठार से तात्पर्य है रुकावट से। सीखने की गति जब एक बार रुक जाती है, किसी कारण बस रुक जाती है, उसका कारण क्या होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण आप जो है आपके अंदर पठार आ जाता है, और कौन से ऐसी उपाय है जिसको पठार को दूर किया जा सकता है। तो ये भी आप देख लेंगे कि अधिगम पठार क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे अधिगम की, जब हमारे सीखने की गति में रुकावट हो जाए, गति हमारी स्लो पड़ जाए, बंद हो जाए, तो वही जो है अधिगम का पठार होता है। मनोवैज्ञानिक रास ने कहा कि जब अधिगम की गति में न तो उन्नति हो और न ही अवनति हो, तो उसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। जहां तक आप सीखे, जैसे मान लीजिए आप क से ज्ञ तक सीखना चाह रहे हैं और ट ढ तक सीखे हैं, बार बार प्रयास करते हैं, न तो उससे कम ही हो रहा है और न ही उससे आगे जा रहा है। तो ऐसे जैसे भी, जैसे 8 लाइन की कविता है, 4 लाइन आप बहुत दिनों से याद करके बैठे हैं, इसके बाद आप कहते हैं कि हमको आ ही नहीं रहा है। तो वो 8 लाइन की कविता में 4 ही लाइन बार बार जब आपको दिखलाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये जानना चाहिए कि आदमी के सीखने में रुकावट आ गई है, पठार आ गया है। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, केवल जो है उस पर स्टार्ट करना जानते हैं, गियर लगाना नहीं जानते। बहुत दिनों से यही सिलसिला चल रहा हो तो समझिए कि आप सीखने में जो है आप पठार आ गया। इसको आप ग्राफ पेपर पे निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं। अधिगम पठार घंटा की तरह होता है, ऐसे जाकर के रुक जाएगा। ये ग्राफ पेपर पे हमने जो है देखिए चल बनत रहा है। देखिए ये जो है हमने इस तरह से खींचा ग्राफ पेपर पर, इधर 0x 0y, y 0x, और इस पे अभ्यास और प्रयास दिखा दिए, इधर अधिगम की मात्रा दिखा दी है। और ये पठार शुरू में थोड़ा हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा बढ़ा घंटा की तरह आकार, जो ये जो आकार घंटे की तरह हो जा रहा है, यही जो है पठार है। ये रुकावट जो है, जहां से वो कर्व हो जाए, जहां से वो झुक जाए, तो वही जो है पठार है। ये क्लियर हो गया। आप जब हम लिंक कर देंगे तो ये मैटर भी आपको वहाँ सब्सक्राइब करने पर यूट्यूब में हमारे मिल जाएगा, साइकोलॉजी BCSP सर, तो उसमें हो जाएगा, आप देख लेंगे। पठार का कारण क्या है इसको देख लीजिए। पठार का कारण क्या है? शारीरिक थकावट। आप जो सीखते हैं, सीखते सीखते आप थक जाते हैं, तो आप स्वयं कह देते हैं कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं सीखेंगे आगे, अब हमको नहीं सीखना है। आप बीमार हो गए, शरीर में किसी प्रकार के चोट चपेट लग गए,
सर दर्द है, बदन दर्द है, बुखार है, तमाम सारे शारीरिक थकान है, तो आप जो है सीखने में आपके पठार आ जाएगा। वातावरण, सीखने का अच्छा माहौल नहीं है, सिखाने वाले अच्छे नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप जो है वहाँ भी नहीं सीख पाएंगे। वातावरण भी सीखने के पठार को जन्म देता है। विषय वस्तु का कठिन होना, बहुत कठिन चीज़ जैसे फिजिक्स वगैरह या केमिस्ट्री के सूत्र हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कठिन होती हैं, उनको बार बार सीखने में कठिनाई होती है, तो जब समय समय पर उसमें जो है प्लाटेव आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है, पठार आ जाता है। विषय वस्तु की अधिकता, बहुत सारे एक ही दिन में अगर आपको बहुत सारे सामग्रियां याद करनी है, बहुत सारी विषय वस्तु को याद करनी, तो इसमें भी रुकावट आ जाती है। प्रेरणा का अभाव, कभी कभी जो है हमारे यहाँ प्रेरित करने वाले नहीं होते, इसलिए जो है प्रेरणा का अभाव हो जाता है, तो हम नहीं सीख पाते। रुचि की कमी, लैकनेस ऑफ इंटरेस्ट, जिस चीज़ को सीखने में आपकी रुचि ही नहीं है, रुचि खत्म हो जाए तो निश्चित है कि आप कुछ चीज़ नहीं सीख पाएंगे। सीखने की विधियाँ, जो सीखने की विधियाँ बताई गई हैं उसमें अगर कोई विधि दोषपूर्ण हो तो आप देखिए, इसमें क्वेश्चन जो बनता है वह है कि अधिगम के पठार से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और निवारण पर प्रकाश डालिए। तो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। पठार के कारण आप जान लिए, थकान है, सीखने में रुचि का अभाव है, विषय वस्तु की कठिन, लंबे समय की अवधि आपको मिल जाए सीखने के लिए, अंतराल ज़्यादा हो जाए तभी आप नहीं सीख पाएंगे। 10 दिन आप कोई चीज़ सीख करके 10 दिन तक न सीखें, अभ्यास की कमी, एक चीज़ और आप बढ़ा दिए, अभ्यास की कमी जब होती है तब भी सीखने में पठार आ जाते हैं। और अब ये हो गया कारण, अब उसको आप कैसे दूर करेंगे, निवारण क्या है। थकान, अब जितने ये कारण हैं उनको आप हटा दीजिए तो निश्चित है कि पठार नहीं आएगा। थकान को दूर कर दीजिए, विश्राम करने की व्यवस्था कर लीजिए, समय समय पर समय निर्धारित कर दीजिए। छात्र के अंदर, जो आपके अंदर रुचि जागृत करनी चाहिए, इसके लिए हम अध्यापकों को चाहिए कि पाठ्यक्रम को प्रस्तुतिकरण इस तरह का हो कि आप उसके लिए जिज्ञासु बने। शिक्षण अधिगम को क्या उद्देश्य है, कहाँ आप इसको कुछ चीज सीख रहे हैं, इसके उद्देश्यों को हमें समय समय पर बताना होगा। क्योंकि आपने देखा जब विशेषता पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया कि अधिगम सोद्देश्य होता है। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं, कोई किसी भी चीज़ की आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई भी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो उद्देश्य पूर्ण होता है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होते हैं। और साथ ही साथ अगर जैसे यहाँ कहा गया था सीखने की उचित विधियाँ, आजकल सीखने के लिए TLM, जैसे प्राइमरी स्टेज पर अगर आप लोग देखते होंगे तो वहाँ TLM वगैरह का प्रयोग होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो वो जो है TLM वगैरह का प्रयोग करके इसी छोटे बच्चों को होता है। और जो है डायग्राम बना करके तमाम चित्रों के माध्यम से अगर आप जो है सिखाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि हम पठार को दूर कर देंगे और हम जो चीज़ सीखना चाहते हैं उसको सीख लेंगे। तो ये जो है इसमें दर्शाया गया है कि आप पठार को दूर कैसे करेंगे और पठार का क्या कारण है, ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का और जो इम्पोर्टेंट है, वो अक्सर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लैंग्वेज रहती है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, या अधिगम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम यहाँ देख लें कि प्रमुख सिद्धांत क्या है। देखिए, हमने एक टेबल बनाया है जिसमें एक तरफ सिद्धांत की व्याख्या की गई है और एक तरफ उसके प्रवर्तक कौन है, किन्होंने इसका निर्माण किया, कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, ये हम यहाँ बता भी दे रहे हैं। और वहाँ जो है आपको ये मटेरियल जब आपके सामने जाएगी तो आप उसको देख लेंगे, देख के बता रहे हैं। पहला है सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, ESR थियरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनका कहने का मतलब है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा आदमी सीखता है। जैसे जैसे आपके प्रयास बढ़ते जाएंगे
आपके अधिगम की मात्रा हो। आपने जब प्रारंभिक क ख ग घ सीखना तो आप इधर से क बना करके दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ लटकाते रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे 4-5 बार आपको सिखाया गया सीधे आप एट जो है क बनाने लगे। ऐसे जेड बी या जो भी चीजें आप सीखते हैं शुरू में आप गलतियां करते हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आपकी गलतियां जो है खत्म होती जाएंगी अभ्यास एवं त्रुटि द्वारा। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक ने कहा कि हम प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते हैं। प्रयत्न एवं भूल, ट्रायल एंड एरर जिसको कहा जाता है, ट्रायल एंड एरर द्वारा हम सीखते हैं। बार बार गलतियां करते हैं फिर उसके बाद जो है सीख जाते हैं। दूसरा सिद्धांत क्लासिकल अनुबंधन शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलन प्रक्रिया, अनुबंधित अनानुबंधित अनुक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया। और इसके क्लासिकल अनुबंधन क्या है इसका डिटेल पहले आप वो समझ लीजिए, अधिगम के सिद्धांत, फिर हम आपको इसके प्रयोग और कैसे किस पर इन्होंने प्रयोग किया इसके जन्मदाता है पेवलाव ने क्लासिकल अनुबंधन पर प्रयोग किया है कुत्ते के ऊपर, कि कैसे जो है अगर अनकंडीशनड थियरी धीरे धीरे हमारे अंदर अडॉप्ट होती है और हम जो है अस्वाभाविक प्रतिक्रिया के प्रति भी हम स्वाभाविक क्रिया करते हैं। तो ये सब चीजें अभी डिटेल में आपको आगे बताई जाएंगी। पहले आप इतना समझिए कौन कौन से सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन है। फिर जो है सक्रिय अनुबंधन क्रिया होता है, प्रसूत अनुबंधन जिसको कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन और अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन B.F. स्किनर इसके प्रवर्तक हैं, इन्होंने भी जो है चूहों पर प्रयोग किया था। और सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत हल है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो है प्रबलन का सिद्धांत। चारों सिद्धांत व्यवहारवाद, ये उपरोक्त जो चारों सिद्धांत हमने आपको बताया ये जो है व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसको बनाया था। फिर एक जेस्टार्ट मनोविज्ञान है, जेस्टार्ट मनोवैज्ञानिक बर्दाइमर, कोफा और कोहलर जेस्टार्टवादी हैं। जेस्टार्टवादी जब आप प्रत्यक्षीकरण पढ़े तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम किसी भी वस्तु का ऑन द होल परसेप्शन करते हैं। परसेप्चुअल प्रोसेस जो है अधूरा नहीं होता, आप नहीं होता। आपके चेहरे के को जब हम देखते हैं तो ये नहीं देखते कि आपके नाक केवल देखते हैं, आपके आंख को देखते हैं, आपके होंठ को देखते हैं, होल परसेप्शन आपने प्रत्यक्षीकरण में पढ़ा। तो हम जेस्टार्टवादी तीन मनोवैज्ञानिकों का नाम जो है मिला करके जेस्टार्टवाद का संप्रदाय दिया गया मनोविज्ञान में, और उसके प्रवर्तक है बर्दाइमर, कोफा और कोहलर। इन तीनों ने एक जेस्टार्टवाद संप्रदाय चलाया और उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, हम अधिगम कैसे करते हैं अपने अंतर्दृष्टि से, चिंपैंजी पर उन्होंने प्रयोग किया। एक भूखे चिंपैंजी को जो है कमरे में बंद कर दिया गया और वहां जो है ऊपर छत पे केले लटका दिए गए, नीचे जो है 3 छड़ियां बेतरतीब फैला दी गई, उन छड़ियों को के दोनों तरफ मैग्नेट फिट था, और ये था कि किसी भी समय अगर वो छड़ियां आपस में मिलती तो मैग्नेट के नाते किसी भी सिरे से मिलाए जाने पर आपस में जुड़ जाती। चिंपैंजी भूखा था, वो बार बार छलांग लगा करके केले को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन केले नहीं मिल रहे थे। थक हार करके वो बैठ गया। फिर उन्हीं छड़ियों को उठा करके स्वभाव बस खेलने लगा। एक समय ऐसा है कि 2 छड़ियों के सिरे आपस में मैग्नेट जब एक तरफ हुए तो मिल गए, तो उसे इनर हार्ट अंतर्दृष्टि से ये बात आई, उन्हें सूझ द्वारा यह सीखा उसने कि अगर हो सकता है तीसरी छड़ी को भी मिला लें तो ऊंचाई जो है उतनी, अच्छा उस छड़ी की ऊंचाई इतनी कोहलर ने रखा था कि अगर तीनों एक में जुड़ जाए तो कोई भी आदमी जो है हाथ से उठा करके उस केले को प्राप्त कर सकता था। तो उसने जो है सूझ द्वारा तीसरी छड़ी को भी उसमें मिला दिया और तीनों छड़ियां जब आपस में मिल गई तो उनकी दूरी हो गई और वो केला उतार करके खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि फिर सूझ द्वारा भी हम सीखते हैं, ये जेस्टार्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं, बर्दाइमर, कोफा और कोहलर। फिर उन्होंने एक प्रयोग और किया कि 4 संदूकें रख दी और फिर जो है कि कोई फल टांग माने लटका दिए, फिर उन्होंने केले माने बैठ करके वो देखने लगा, नहीं पाया, फिर चारों को संदूकों को एक पे करके चढ़ गया, फिर केले को पा गया। तो ये प्रयोग उन्होंने किया है। फिर और आगे है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, क्षेत्रवाद का सिद्धांत कोर्ट लेविल ने दिया है और अद्वैत अधिगम टालमैन ने दिया है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं ये सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। हमने यहाँ जो है उनका नाम भी दे दिया है बगल में, कौन उसके प्रवर्तक हैं, अब वो सिद्धांत कौन चला। और वैसे तो 10-12 हैं जो आपको हायर लेवल के हैं, लेकिन हमने
आपकी जानकारी के लिए यहाँ डाल दिए हैं हम। है प्रेरणात्मक अधिगम सिद्धांत, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम, संज्ञानात्मक, पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ये सब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आगे आपकी प्री जानकारी के लिए, आपको हम प्रथम जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि ये आगे चल करके आपको हाई लेवल पर आपको पढ़ना होगा कि श्रेणी के श्रृंखलाबद्ध अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, मानवतावादी, सूचना प्रक्रिया, संज्ञा। आशुबेल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने आशुबेल संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत अपने नाम से किया है, और एक जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत पियाजे का है, संज्ञानात्मक कॉग्निशन लर्निंग थियरी। ये हम संज्ञान कैसे हमारा आता है हमारे संज्ञान में, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ये ब्रूनर और पियाजे, इसके दो मनोवैज्ञानिक हैं। ये नाम हमने मनोवैज्ञानिकों का वहां हमने दर्शा दिया है, आप लोग समझ लेंगे। अब इसका थोड़ा सा डिटेल भी हम पढ़ लें। एक है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है, इसको आप समझ लीजिए। उद्दीपक के प्रति प्राणी के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या कहती है? अनुक्रिया। कोई भी कार्य आप करते हैं, उसके पीछे कारण होता है, बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो उद्दीपन के प्रति प्राणी जो भी कार्य करता है, उद्दीपक क्या चीज है? जो भी आपके वातावरण में व्याप्त चीजें हैं, जिनके प्रति आप व्यवहार करते हैं, जिनके प्रति आप क्रियाएं करते हैं, वो सब उद्दीपक कही जाती है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना प्रतिक्रिया है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच बनने वाला संबंध जो है वो अनुबंधन है। जिस वस्तु को पाने के लिए अनुक्रिया की जाती है वो उद्दीपक है। और सहज अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया जन्मजात होती है। जैसे आप भोजन देख करके आपके मुंह में लार आ जाना, अच्छी जो आपके पसंदीदा चीजें हैं तो लार फराव आप करने लगते हैं, मुंह में कहते हैं मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले को देख कर, या अपनी मीठी वस्तुओं को देख कर, या अपनी ही कोई ऐसी जो कि हमारे नेचर में है, हमारे माने हम जो जन्मजात हमको मिलती है, ये सहज अनुक्रिया है। इसको कहते हैं कि ओरिजिनल रिस्पांस, इसको बनावटी इसमें नहीं होता। तो ये इसमें उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक अमेरिका में किए थे बिल्ली के ऊपर। थॉर्नडाइक ने कहा कि जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उस उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया के संतोषजनक होने पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बंधन हो जाता है, और इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया का बंधन अभ्यास के द्वारा बनता है। बंधन तो अनुक्रिया की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अब ये जो है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उन्होंने बताया कि हम जो है ओरिजिनल, हमारा जब बंधन हो जाता है तो हम ओरिजिनल व्यवहार करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। बंधन देखिए, थॉर्नडाइक ने नियम भी बनाए हैं 3। मुख्य नियम 3 है। तत्परता का नियम माने लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको तैयारी का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट, 3 नियम जो है सीखने के हैं। अगर कभी कभी पूछा जाता है सीखने के नियम कौन कौन से हैं मुख्य, तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए। लॉ ऑफ रेडीनेस, पहले आप सीखने के लिए तो तैयार होइए। कोई आदमी कहे हम तो तैयार, हम नहीं सीखेंगे, कहीं चलिए खेल आपको सिखाते हैं क्रिकेट, कहें हम तो नहीं खेलेंगे, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो पहला नियम क्या होना चाहिए? लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस। अब तैयार होने से थोड़ी होगा, आप प्रैक्टिस करिए, मैदान में जाइए क्रिकेट के लिए, तमाम सारी चीजें। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। हम देखते हैं कि हमने जो तैयारी किया, जो अभ्यास किया, उसका हमारे कितना जो है इनपुट हमको में, क्या हम जो है सीखे, हम आ गया हमको बॉलिंग करना या बैटिंग करना। तो ये सारी चीजें जो है ये 3 नियम है। गौण नियम भी हैं, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सचेतन, ये सब वो है। टाई बांधना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना अभ्यास के नियम पर आधारित है। गणित सीखना ये प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। तो सारी चीजें अब आज जो है हम इतना ही बताएंगे। अब कल हम जो है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पेवलॉव का और क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन बीएफ स्किनर का और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये 3 आपके कोर्स में है। और ये अगर आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी तरह से, तो आप जो है हमारे YouTube सब्सक्राइब कर दीजिए, साइकोलॉजी विद एसपी सर,
और वहाँ ये सारे मटेरियल्स हम वहाँ लोड कर दिए हैं। और ये जो हमने आपको पढ़ाया है, ये हमारी ऑडियो वो वीडियो भी आप वहाँ देख लेंगे, आवाज़ भी आपके पास पहुँच जाएगी। और वो जो मटेरियल्स यहाँ आपको चाहिए हमने थोड़े थोड़े आपको इंडिकेट कर दिए हैं, प्रश्नों को भी हम बता दिए हैं, और डिटेल प्रश्न आप जो है अपना जो है नोट बना सकते हैं। अगर इसमें